Welcome back to Edu Mantra classes. Please like and subscribe this channel and share among other foreign sisters by Pandey sir. Let us start the chapter Nationalism in India. तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया का पहला टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ये जो है वो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। उस चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया की ये जो है वो एक टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे हुआ, इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार का क्या इफेक्ट है, खिलाफत मूवमेंट क्या है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। इस चैप्टर में हम यही बस पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जो ये वार था, ये जो हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट था, वह क्या किया, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्या किया, कम किया। It led to be the hug increase in defense expenditure and financed loan where increases taxes. टैक्स बढ़ गए। कैसे बढ़े? लड़ाई झगड़े मार पीट में ये सब जा रहे, जो फाइनेंशियल कॉस्ट लगे थे वह सारे फाइनेंशियल कॉस्ट क्या हो गए, खत्म हो गए। अब क्या होता है? It led to be the great expenditure and financial increase in loan. Custom duties were raised and income tax introduced. कस्टम ड्यूटी क्या हो गया, राइज हो गया। कस्टम ड्यूटी क्या है, राइज हो गए, और हमारा जो ये था टैक्स था वो भी इंक्रीज्ड हो गया। थ्रू द वार ईयर्स पीसेज इंक्रीज डबलिंग अबाउट 1930 टू 1918। वार के बीच में प्राइस जो था, किसी भी चीज़ का प्राइस, खाने का कॉस्ट, रोटी का कॉस्ट डबल्ड हो गया। जैसे फ्रेंच में भी डबल्ड हुआ था, वैसे इंडिया में भी डबल्ड हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि विलेजेस में डेवलपमेंट टू सप्लाई ऑफ सोशल फोर्स इक्विपमेंट। अब जो विलेज में आर्मी में नहीं जा रहा था उसको भी फोर्सली आर्मी में क्या पोस्ट देने लगे, लोग आर्मी में भर्ती करने लगे, फोर्स रिक्विपमेंट करने लगे। फर्स्ट रिक्विपमेंट करेंगे मतलब फोर्सिबली ही उनको अपने आर्मी में पोजीशन देने लगे, ऑप्शन देने दिए कि आप आइए इसमें रहिए। इन रूरल एरियाज caused widespread anger in 1918 to 1921. Crop failed in the many part of India. अब क्या हुआ, उसमें भी क्रॉप फेलुअर हो गए और एक इन्फ्लुएंसी एपिडेमिक नाम की बीमारी आ गई जिसको हैजा भी कहा जाता है। इस तरह से ये जो था वर्ल्ड वार का पहला का इफेक्ट था। वर्ल्ड वार का इफेक्ट क्या है, फिर से सुन लीजिए आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड वार का जो इफेक्ट है वह वर्ल्ड वार का इफेक्ट यह है कि जो है टैक्सेस बढ़ गए, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ गई। जो आर्मी थी, वो जो आर्मी का सोल्जर्स थे, उनको जंग में लड़ने के लिए विलेज से आर्मी को इकट्ठे किए जाने लगे, और उस आर्मी को कहाँ से, विलेजेस से किए जाने लगे। अगर कोई इंसान और आर्मी में नहीं जाना चाहता है तभी भी उसको फोर्सिबली आर्मी में पोस्ट मिलने लगे, भर्ती होने लगे। तो फिर क्या हुआ कि 1980 और 1919 में फिर से क्या होता है कि एक क्रॉप फेल्यूर हो जाता है, सीजनल फेल्यूर हो जाता है, क्रॉप खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि शॉर्टेज फूड की हो जाती है। तो जब क्रॉप खराब होगा तो शॉर्टेज हो जाएंगी, और जब फूड की शॉर्टेज होगी तो हैजा नाम की बीमारी जो है वह उत्पन्न होगी। तो इस तरह से जो है वो वर्ल्ड वार फर्स्ट का इफेक्ट था। अब अगला टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये देखिए, ये जो है ना वह आइडिया ऑफ सत्याग्रह है। महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया जनवरी 1915 एज ही नो ही हैड टू कॉमन साउथ अफ्रीका एंड सक्सेसफुली फॉट। साउथ अफ्रीका से कलर डिस्क्रिमिनेशन, नेल्सन मंडेला वाला जो उसमें था, ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बन रहे थे, तो उस मूवमेंट में भी ये साउथ अफ्रीका में जो थे वो महात्मा गांधी काम किए हुए थे। तो वहीं कहते हैं कि वह जो है 1915 में जो है वह महात्मा गांधी सत्याग्रह, महात्मा गांधी जो है वह साउथ अफ्रीका से क्या होते हैं, लौटते हैं इंडिया 1915 में जनवरी में। अब देखिए वह किस तरह से क्या करते हैं आगे। द Rakist resign and the noble method of a mass allegation were with called सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या कहा जाता है?
Satya and Agra, the fight. What is Satyagraha? In one line you say that if you are fighting, then truth and violence, non-violence. I mean that if truth is the main power of fighting, the truth is the main weapon for fighting. Not violence, only truth. Truth, no violence. This is known as Satyagraha. The idea of Satyagraha emphasizes the power of truth and the need to search for truth. It suggested that if you cast to the water true, the struggle is against the injection, then the physical force and necessary to the operation. कह रहा है कि अगर हम लोग सत्य से बिना वायलेंस किए हुए अगर हम लोग वायलेंस करेंगे, बहुत लोग आबादी मरेगी। तो ये जो थे वह नहीं चाहते थे महात्मा गांधी। वह चाहते थे कि सत्य के राह पे चलें और सत्य के राह पे बिना वायलेंस किए हुए हम क्या करें, अपना लड़ाई लड़े और सच के राह पे चलें, जिससे कहते हैं हम लोग सत्याग्रह। पहला इन्होंने 1917 में सत्याग्रह मनाया चंपारण में। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized a satyagraha movement in various places. In 1917, he traveled on the चंपारण बिहार। 1917 में कहाँ पहुँचे? चंपारण पहुँचे और वहाँ पे चंपारण पहुँच के क्या किए? चंपारण में जाके लोगों को, जो वहाँ पे पीजेंट्स थे, उन पीजेंट्स को बताया कि आप ऑपरेस कीजिए, आप पीजेंट्स को अगेंस्ट जाइए, मतलब जो आपको तरफ से इंडिगो की खेती करना है उस इंडिगो की खेती मत कीजिए। इस तरह की बातों जो है वह महात्मा गांधी का है। फिर वहाँ पे से खेदा डिस्ट्रिक्ट पहुँचते हैं जहाँ पे क्रॉप फेल्यूअर, लीगल एपेडमिक, इस सब तरह के जो होते हैं वहाँ पे भी जाके बोलते हैं कि आप ऐसे कीजिए, नॉन कॉपरेट कीजिए, उस कॉपरेट के, हाँ लेकिन होना चाहिए कॉपरेशन, नहीं भी होना चाहिए। कॉपरेट कब करेंगे? जब आप ट्रुथ पे होंगे, तब कॉपरेट मत कीजिएगा। लेकिन अब वह टेढ़ा घी करता है तो कहा जाता है कि टेढ़े आटे से घी नहीं निकलती है, सीधी आटे से घी नहीं निकलती है, तो उंगली क्या करना पड़ता है? टेढ़ा करना पड़ता है। तो उंगली आप टेढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले तुरंत सत्याग्रह पे चलिए, बाद में। फिर 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचते हैं और वहाँ पर जब सत्याग्रह मूवमेंट कॉटन मिल वर्कर्स को क्या करते हैं। अब रॉयल एक्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से चालू होता है। रॉयल एक्ट क्या है? अब जो है हमारा तो रॉयल एक्ट, और रॉयल एक्ट क्या है? रॉयल एक्ट जो है वह इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से बनाया गया। क्या? Imperial Legislative Council, despite the unity or opposition of Indian members. It gives a government to enormous power to repress political activity and allow the direction political pressure without the trial of the government. कह रहा है कि रॉयल एक्ट एक ऐसा एक्ट है, रॉयल एक्ट एक ऐसा एक्ट है, अगर कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ पकड़े जाते हैं कहीं भी प्रचार करते हुए पॉलिटिकली, तो उनको बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये रॉयल एक्ट का कहना था। तो जब यही रॉयल एक्ट हुआ तो इसी रॉयल एक्ट को 1919 में जो महात्मा गांधी थे वह 1919 में रॉयल एक्ट जैसे ही लगा था, वहाँ पे आर्मी को ख़त्म करना मारने लगा, शॉप, बार्बर्स, ये सब सारे चीज़ों को वहाँ पे मारने लगे गए। पूरा इनकी जो गवर्नमेंट, सरकार की जो ब्रिटिश की जो ऑफिसर्स थी, उस सारे ऑफिसर्स को फूंक दिया गया प्रेजेंट्स द्वारा। तो इस तरह से वायलेंस होने लगी। 6 अप्रैल को हड़ताल पे सब चले गए। अब देखिए क्या होता है। अब इसी बीच में जालियांवाला बाग का कांड होता है, चलिए देखते हैं। रैलीज वेयर ऑर्गेनाइज एंड वेरियस सिटीज वर्कर स्ट्राइक। तो आप लोग बताएं कि बहुत सारे रैलीज हुए, स्ट्राइक किए, हड़ताल किए, सारे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सरकारी ऑफिसेज सारे को फूंक दिए गए। अब 10 अप्रैल को अमृतसर में देखिए क्या होता है। वहाँ पे लग जाता है मार्शल लॉ। क्या लग जाता है? मार्शल लॉ। अब बताइए ना मार्शल लॉ क्या होगा? लग जाता वजह मार्शल लॉ। अब जैसे ही मार्शल लॉ लगता है, जनरल डायर मार्शल लॉ लगाए रखते हैं। और मार्शल लॉ लगने के बाद क्या होता है कि जिस तरह से मार्शल लॉ लगता है ना, अब लोगों मार्शल लगा क्या करना था कि एक जगह इकट्ठे खड़े होके कोई भी 2 आदमी आपस में बातचीत नहीं करते थे, नहीं कर सकते हैं। ये मार्शल लॉ का कहना था और लोग ये जानते नहीं थे। लोग इंडिया जो है वह पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ कहे जाते हैं इंडिया में। तो इसी तरह का हाल था अमृतसर में। वहाँ पे बैसाखी का मौसम था, बैसाखी मनाने लोग जाते।
वो जलियांवाला बाग में जाके एकत्रित हुए। अब देखिए वहाँ पे जलियांवाला बाग का हत्याकांड कैसे होता है। ऑन 13 अप्रैल द नेशनल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। अब 13 अप्रैल को ये टुक प्लेस हो गया, 10 अप्रैल को लगा हमारा मार्शल लॉ और 13 अप्रैल को ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। इस जलियांवाला बाग में जनरल डायर इंटर किया और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करके अब फायरिंग शुरू कर दिया। उस पार्क में केवल एक ही दरवाज़ा था, दरवाजा में घुसा और घुसने के बाद फायर शुरू किया। हजारों लोग तबादला लोग को पूरा मारते मारते एकदम मार दिया। अब क्या होता है यहाँ से, जब जलियांवाला बाग हो गया, क्राउड जो होती है अब स्प्रेड करती है स्ट्रीट में, तो लोग क्या करते हैं, अटैक करना शुरू कर देते हैं। लोग पुलिस स्टेशन पे अट्रैक्ट करते हैं, बिल्डिंग पे अट्रैक्ट करते हैं, ह्यूमैनिटी टेरर्स, और यही जो होता है ह्यूमैनिटी एक टेरर में बदल जाता है, खतरनाक दर्दनाक एकदम आतंकवादी में बदल जाते हैं। लोगों स्लम्स एरिया में गोलवाना, पंजाब, पाकिस्तान सबको मार धाड़ एकदम मार पीट जलियांवाला बाग में स्प्रेड क्राउड ये सब सारे हो जाते हैं जलियांवाला बाग में। अब देखिए खिलाफत मूवमेंट क्या है, देख रहे हैं। वाइल रिवोल्ट रॉयल एक्ट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट इन द देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड एंडेड विथ द डिफेक्ट ऑफ ऑटमन टर्की। अब जो होता है ऑटमन टर्की में, टर्की जो होता है ऑटमन एम्पायर से तो वह हार जाता है। ऑटमन एम्पायर जो होते हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हारे रहते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं सॉरी, वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो है वो हारे रहते हैं। तो इसी वर्ल्ड वार फर्स्ट में हारने पे क्या करते हैं कि वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हार जाते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट में उनकी हार जाती है, तो महात्मा गांधी जाते हैं और जाके कहते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली से कि आप मेरे में मिल जाइए और हम आपको क्या करेंगे वाइड। तो देखिए जो ये बोलते हैं क्या, हंसराज चुकविक जो थे, आप सही कमेंट किए हैं, हंसराज क्यूची जो थे वह होते हैं जनरल डायर जो थे, हंसराज क्यूची को भी नाकरा करवाते थे जमीन पे, इस तरह के जो कांड वह किया करते थे। अब वाई नॉन कॉपरेशन देखते हैं। His famous Hind Swaraj book, Mahatma Gandhi declared that British rule established in India with cooperation of Indians and had survived because the non-cooperation Indians and refused the cooperation British rule in India which collapsed within the Swaraj and would come। कह रहे हैं कि जो हिंद स्वराज बुक था, उस हिंद स्वराज बुक में महात्मा गांधी ने इस बात को डिक्लेयर किया है कि यदि कोई ब्रिटिशर को कोलैप्स करना है 1 साल के अंदर, तो अगर हम लोग ब्रिटिश को कॉपरेट करना छोड़ देते हैं तो ब्रिटिश जो है 1 साल में कोलैप्स हो जाएगा। उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या क्या ब्रिटिश कहते हैं, महात्मा गांधी समझाते हैं लोगों को, आइए देखते हैं। हु कुड द नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट। महात्मा गांधी क्या करते हैं कि अनफोल्ड स्टेज पे चले जाते हैं। शुड अनफोल्ड स्टेज एंड इट इज बिगिन विद द बाइकॉटिंग द सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, ये सब सारे चीज़ों को बाइकआउट करने को चले जाते हैं। अब यही सब बाइकआउट करते करते बहुत सारे कॉन्क्रीट चालू हो जाते हैं, अलग अलग से थॉट्स निकल के आती हैं, किसी तरह के प्रपोजल होते हैं, कॉन्कर्ड लिस्ट बनते हैं, वायलेंस बनते हैं, तो इस तरह से होता है। नागपुर बिकम अ दिसंबर एंड रिफ्यूज महात्मा गांधी मार्टेड टू द पॉपुलेशन वायलेंस। तो इस तरह के 1992 में नागपुर में डिफेंस पर वाई द नीड कॉपरेशन एंड वाई अनफोल्डेड द दिस। अब हम लोग इसको अगले वीडियोस में बनाएंगे। ये देख लीजिए, यही जो है वह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग जो है वह पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह की थॉट्स, इस तरह की थिंकिंग, ये सब जो है वह होती हैं। तो अगले जो और 2 टॉपिक हैं आपको अगले वीडियो में बना देंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।